एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं यहाँ पर यूनिट 9 के पीवाईक्यू हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इसी के साथ साथ आप यूनिट 1 से लेके अभी तक यूनिट नंबर 8 तक के आपने सभी देख लिए होंगे। पीवाईक्यू नहीं देखे हैं तो आगे आप देख लेंगे, ठीक है। और आपने जो है इनको लेना है याद से, अपने एग्जाम के पूर्व इनको लगा के जाना है। जो आप प्रीमियम लेक्चर्स देख रहे हैं उनको भी करना है, उनकी प्रैक्टिस करना है। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर ये जो यूनिट वाइज कराया जा रहा है इसको भी आपने प्रैक्टिस करना है। अब जो सवाल आने वाले हैं कॉपी पेन उठाइए, उनको मार्क करना स्टार्ट कीजिए। आंसर साथ ब साथ आपको जो है यहाँ पर मालूम पड़ते जाएंगे, तो उनको नोट करिए कहाँ गलती कर रहे हैं। लेक्चर में जाइए, ढूंढिए और वहां पर आपको उत्तर मिलेगा, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। लेक्चर में उत्तर नहीं मिलता, प्रीमियम वीडियोस देखिए, वहां कहीं ना कहीं उत्तर आपको मिलेगा, ठीक है। इसका आपने ध्यान रखना है। अपने नोट्स को खंगालिए, वहीं वहीं आपके जो आंसर्स हैं, और उनको मैक्स टू मैक्स क्या करिए, रिवाइज करिए। सवाल वही आता है, पढ़ने का तरीका आपको धीरे धीरे आप सीख रहे हैं। प्रीमियम वीडियो से आपको अंदाजा लग रहा है कि किस प्रकार से सवाल को पढ़ा जाता है, किस प्रकार से उसको सॉल्व किया जाता है। सेम यही चीज आपने जो है एग्जाम हॉल में करनी है और सफलता जल्दी आपके करीब होगी। देखते हैं हम सबसे पहला नंबर का सवाल, सवाल नंबर पहला। अच्छा, एक बात और देखिए, अब जरूरी नहीं है परीक्षा में आप 100 के 100 सवाल आप करके आए, ठीक है। ये कभी भी जरूरी नहीं है, ये आपको पहले भी बताया हुआ है कितनी दफे, अभी फिर से बता रहे हैं, जरूरी नहीं है। कुछ सवाल ऐसे हैं जो एक बार आता है उसके बाद कभी नहीं आता है, अगले 4 5 6 7 कभी भी रिपीट नहीं होता है। तो ऐसे सवाल जहां आपको मिलते हैं उन पे आप बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस ना दें, ऐसा आपने ध्यान रखना है। हाँ, इस पे इंपॉर्टेंस कब देनी है, जब आपने बाकी के 90 सवाल में आप निपुणता हासिल कर ली हो, आपने वहां पे आपने जो है अच्छा अचीव कर रहे हैं, आपका स्कोर 90 आ रहा है, ठीक है, टेस्ट के अंदर, तो आपने जो जाना है ऐसे सवालों के ऊपर खुद से पढ़ना है। लेकिन उसके अलावा जब तक आपके 90 आपके इनको आप अच्छे से नहीं करते हैं, आपने करना नहीं है। यहाँ देखिए सवाल पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट थेरेपी। ठीक है, क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट थेरेपी। 1 2 3 4, ठीक है। तो इंग्लिश वाले इसको देने का प्रयास करें। इसको देखते हैं एक दफे हिंदी में। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, गेस्टाल्ट चिकित्सा के अनुसार निम्न में से कौन सी परिभाषा सही नहीं है। अंतःक्षेपण का संकेत हमारे विचारों, भावों और व्यवहारों का शासित करने वाले उन अभ्यंतरित नियमों, हम बाल्यावस्था से पूरा दिया नहीं है यहाँ पे। प्रतिवेशन की बात है, संप्रवाह की बात है, विक्षेप का बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी वालों को ध्यान देना है, ये थोड़ा सा आपके लिए टफ सवाल बन जाता है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर आम जीवन में सवाल सुनते नहीं है। प्रतिवेष्टन, अंतःक्षेपण, इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता नहीं है, ठीक है। तो देने का प्रयास करें, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। ये कराया हुआ है आपको, गेस्टाल्ट थेरेपी के बारे में पूछ रहे हैं, कई सारी थेरेपीज कराई हैं आपको, उसमें से यहाँ पर सही आंसर क्या है, इंट्रोजेक्शन क्या होता है, रेट्रोफ्लेक्शन क्या होता है, कन्फ्लुएंस क्या होता है, एंड देन आपका डिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑपरेशन नंबर 4, मतलब ऑप्शन नंबर 4, नॉट ऑपरेशन। इज नॉट करेक्ट पूछा है। डिफ्लेक्शन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एट्रीब्यूटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ आवरसेल्व्स टू अदर पीपल, ये नहीं होता है, ये जो है आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है, इस वाले में। तो ये था आपका पहला सवाल। अब देखते हैं आपका दूसरा सवाल क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये वह सवाल है जो कभी रिपीट नहीं होगा अगेन। द काउंसलर कैन यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर अ रफ असेसमेंट ऑफ सिविरिटी ऑफ क्लाइंट्स प्रॉब्लम बाय मेहरबान एंड रीड, ठीक है। मेहरबाई मेहरा मेहरा लिखा हुआ है, मेहराबियन और रीड 1969 द्वारा बताए गए उपाय के अनुसार कोई परामर्शदाता रोगी की समस्या की जो भी है आकलन के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करता है। ये बताइए कौन से सूत्र का उपयोग करता है यहाँ पे। तो आपको ये समझना है यहाँ पे इस बात को यहाँ से कि ये सवाल रिपीट नहीं होगा, एक बार आपसे पूछ चुके हैं। बहुत ही हार्ड केस में आपसे पूछ सकता है क्या फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे आपने देखा एक और सवाल सेकंड यूनिट के अंदर वेरिएंस का फॉर्मूला पूछा था, ठीक है। तो आपको लगता है वेरिएंस का फॉर्मूला अगेन वो पूछेंगे, नहीं, वेरिएंस का फॉर्मूला अगेन नहीं पूछेंगे वो, है ना। लेकिन हाँ, हो सकता है वो आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला पूछ ले आपसे, क्या होता है, कैसे करना है उसको, आर कैसे निकालना है। हो सकता है आपसे रिग्रेशन की इक्वेशन पूछ ले, y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी वाला कैसे होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार के सवाल जो है चेंजेस होते हैं प्रत्येक यूनिट में, तो आपको ध्यान रखना है ऐसे सवाल रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन पियागेट रिपीट होगा, फ्रॉइड रिपीट होगा, एरिक्सन रिपीट होगा, व्योगोत्स्की रिपीट होगा, ठीक है। इनके सवाल घूम फिर के रिपीट होंगे सेम टू सेम, ठीक है। इसका आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होता है, देने का प्रयास करें उसको। सही आंसर यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर 3, डिस्ट्रेस इनटू अनकंट्रोलेबिलिटी इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये यहाँ पर इसका सही आंसर होता है। अब देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए जो आपको बोल रहे थे हो गया रिपीट। ये देखिए ये जो आपकी एरिक्सन की 8 स्टेजेस हैं जो आपको कराई हैं, इनको आपने घोल के पी जाना है। जब आप परीक्षा से पूर्व बैठे हैं आप, तो आप याद के चलिए, आपको ये रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। पहले में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, तीसरे में क्या होता है, चौथे में क्या होता है, ये 8 की 8 आपको रटी हुई होनी चाहिए। आप मान के चलिए +2 नंबर, अगर सवाल आ गया +2 नंबर आप निकाल के ले जाएंगे। यहाँ पे क्या पूछा है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम अर्ली टू लेटर डेवलपमेंट, है ना, यानी शुरुआत से अंत में कैसा डेवलपमेंट होता है, ABCD।
इंग्लिश वाले इसको देने का प्रयास करें। यहाँ पर देखते हैं हिंदी में, निम्नलिखित आरंभिक से अद्यतन, अद्यतन मतलब लेटर होता है, ढंग से हुए विकास को व्यवस्थित कीजिए। स्वायत्ता बनाम लज्जा और संदेह, पहचान बनाम भूमिका विभ्रम, उद्यम बनाम हीनता, ये जो है आपका क्या होगा सही आंसर, इसको यहाँ पर आप देने का प्रयास करें। ठीक है, ये आपका सवाल नंबर 3। ठीक है, सवाल नंबर 3 है आपका यहाँ पर। इसमें क्या होता है, सबसे पहले सही आंसर क्या है आपने मार्क कर दिया होगा। यहाँ पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 ADCB। कैसे होता है, क्या होता है, लेक्चर्स देखिए, नोट करिए, जहाँ पे स्टेजेस कराई है उनको देखिए, उन स्टेजेस को याद करिए, जरूरी है आपके लिए। इसको आप रट के जाएंगे, अगर सवाल आ गया तो 2 नंबर आप मिस नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको ये रटना है, ऐसे ही आपको SPCF की जो स्टेजेस है वो रट के जाना है आपको, क्या क्या होता है, ताकि आप ये जो आसान सवाल है इनको आप कभी भी मिस ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ADCB ये सही आंसर है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट सबसे पहले हमको देखने मिलता है, फिर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट देखने मिलता है, फिर ये देखने मिलता है, ये हमको देखने मिलता है आइडेंटिटी वर्सेस होल कंफ्यूजन। याद रखिएगा ये आपको हमेशा किशोर अवस्था में देखने मिलता है आपको, लगभग लगभग यहाँ पर ये। ठीक है, नंबर ये वाली स्टेज आपकी। ठीक है, आप पहचान नहीं पाते मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ मैं, मतलब उस टाइप की चीजें यहाँ पर होती हैं। ये रहा आपका सवाल नंबर 3। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। सवाल नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज एसोसिएटेड विद प्ले थेरेपी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको समझ में आएगा PYQs कैसे पढ़ना है आपने, रिपीट होते हैं कि नहीं होते हैं। प्ले थेरेपी के बारे में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम खेल चिकित्सा से संबंध है। खेल चिकित्सा अभी तक नहीं पूछी गई थी, पहली बार पूछा गया था। 90% लोग जो है इसको यहाँ पर गलत करने वाले हैं, 10% लोग इसको सही करेंगे। क्या कट ऑफ में इंपैक्ट करता है ऐसे सवाल, नहीं करते। यहाँ पे देखिए एरिक बर्न ने क्या दिया है आपको, ट्रांजैक्शन एनालिसिस के बारे में दिया है, पढ़ा हुआ है आपने। गेरार्ड ईगन की जो है काउंसलिंग वाली है। अब यही गेरार्ड ईगन देखिए ये कहाँ पर आया है, ये दिसंबर के पेपर में आया है। लेकिन क्या गेरार्ड ईगन के बारे में सेम सवाल पूछा है क्या, कि उन्होंने क्या दिया है, नहीं। इनकी काउंसलिंग मेथड से बना के एक सवाल बनाया है, बहुत ही बकवास सवाल बनाया था वो, बट स्टिल ठीक है, इन्हीं का नाम लेकर उन्होंने वो सवाल बना दिया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सही आंसर क्या है। सही आंसर है प्ले थेरेपी की बात कौन करता है, आपकी वर्जीनिया एक्सरीन बात करती है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ये आपका सवाल नंबर 4। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 के ऊपर। आई होप आप इसको मार्क करते जा रहे होंगे वीडियो के साथ साथ में, तो आपके लिए काफी बेहतर होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो है REBT थेरेपी है, ये रिपीट होगी हर बार। ठीक है, कई बार हुई है, आगे भी रिपीट होगी, इसका आपने ध्यान रखना है। इन REBT ट्रीटमेंट रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, रेशनल यानी कि संज्ञानात्मक रूप से, मतलब आप सोच पा रहे हैं, इमोशन आपका बिहेवियर, यानी इमोशन और बिहेवियर को मैच करा के चलेंगे आप, और उसमें तार्किक चिंतन लगा देंगे तो आपकी REBT आ जाएगी। ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन किस पे होती है आपकी, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, इसको आप मार्क करने का प्रयास करें। REBT निदान श्रेणियों, केवल विश्वास और परिणाम पर लक्ष्यों का मूल्यांकन, घटनाओं को सक्रिय होना, बिलीव्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस कराया हुआ है आपको। ये सेम सवाल वैसे के वैसे ही पूछा है आपसे यहाँ पर, तो आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे सवाल नंबर 5 चल रहा है आपका। यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका, असेसमेंट ऑफ गोल्स, एक्टिवेटिंग इवेंट्स, बिलीव्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। याद करिए ABCD आपको दिखाया था ना, ABC वाला, एक्टिवेटिंग इवेंट्स, बिलीव्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, उसी की यहाँ पर बात हो रही है। लक्ष्यों का मूल्यांकन, घटनाओं को सक्रिय होना, विश्वासों एवं परिणामों पर। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, ये इसका सही आंसर। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 6 को। सवाल नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, कई लेक्चर देखे आपने, समव्यवहारिक विश्लेषण की बात है, 4 मुख्य क्षेत्रों से संबंधित है। आप देखेंगे एक पेपर में इससे संबंधित 4 सवाल थे, उसके बाद से इसको पूछा ही नहीं गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आगे ये रिपीट होने की संभावना बढ़ जाती है। इज कंसर्न विद 4 मेजर एरियाज ऑफ एनालिसिस विच आउट ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको कराया हुआ है। थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगाएंगे यहाँ पर आपको, तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा अगर आपको याद नहीं है तो। ठीक है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, संरचनात्मक विश्लेषण, हिप्नोटिक एनालिसिस, सम्मोहित विश्लेषण, ग्राउंड एनालिसिस, आधार भूमि विश्लेषण एंड गेम एनालिसिस। यहाँ पर तो यहाँ पर सही आंसर क्या होता है, सही आंसर यहाँ पर होता है इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर जो आपने बाकी सारी चीजें पढ़ के रखी हो, तो जो आपने नहीं पढ़ा है, अधिकतर केस में 90% केसेस में आंसर वही होगा, और यहाँ पर भी वही निकल के आ रहा है। हिप्नोटिक एनालिसिस नाम की कोई चीज नहीं होती है। किसके अंदर, आपके टीए के अंदर, यानी कि आपके समव्यवहारिक विश्लेषण में हिप्नोटिक एनालिसिस नाम की कोई चीज नहीं है। किसने दिया है आपको, एरिक बर्न ने दिया हुआ है। एरिक बर्न, एरिक बर्न, एरिक बर्न, टीए टीए टीए। ठीक है, एरिक बर्न का टीए नहीं लगा, ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, सवाल नंबर 7। अब ये देखिए, ये सवाल आपको केवल आप अपने इंटेलिजेंस से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोटिवेटिंग फैक्टर्स इन लर्निंग, लर्निंग में आपके, अधिगम में आपके कौन इसमें मोटिवेटिंग फैक्टर्स है, पूछ रहे हैं आपसे यहाँ पर। आपका इंटेलिजेंस, नेचर ऑफ टास्क, नॉलेज ऑफ रिजल्ट, रीइंफोर्समेंट। ठीक है, इसको देने का प्रयास करें। यहाँ पर सवाल नंबर 7 है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन अधिगम में अभिप्रेरणात्मक कारक है, बुद्धि, कार्य की प्रकृति, परिणाम की जानकारी, पुनर्बलन। नीचे दिए गए विकल्पों में सही सर्वाधिक सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, आपको जो है कॉमन सेंस लगाना है, अपना अपना बुद्धि विवेक यहाँ पर लगाना है आपको। ठीक है, विज्ञान नहीं लगाना है, बुद्धि और विवेक यहाँ पे लगानी है।
कि आपके अधिगम में आपके मोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, आपके मोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या हैं आपकी लर्निंग में, ये यहाँ पर सवाल उठता है। ठीक है, इंटेलिजेंस, नेचर ऑफ टास्क, नॉलेज ऑफ रिजल्ट या फिर रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आप कि किसी भी अधिगम में, अब यहाँ पर देखिए आप जिस परीक्षा का दे रहे हैं, आप जो परीक्षा दे रहे हैं, आप प्रोफेसर बनने के लिए परीक्षा दे रहे हैं। प्रोफेसर बनने के लिए आपका यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप साइकोलॉजी की अधिक डीप नॉलेज ले रहे हैं, सीख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके पीछे मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, आपका एक रीइंफोर्समेंट है ना, एक पुनर्बलन है कि आपको क्या मिलेगा अगर आपने नेट पास कर लिया, अगर आपने जेआरएफ पास कर लिया, अगर आपने सेट पास कर लिया। ठीक है, कोई भी एग्जाम पीजीटी पास कर लिया, आपको क्या मिलेगा वहां से, प्रोफेसर बनेंगे, आप टीचर बनेंगे, गाइड बनेंगे, कुछ भी आप बनेंगे वहां पर। ठीक है, तो ये क्या है, आपके सीखने के लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, रीइंफोर्समेंट आएगा, यानी कि डी होने वाला है, तो जैसे ही आपने डी को मार्क किया, आप अपने आंसर तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक कड़ी को, एक ऑप्शन को वहां पर ढूंढना है एग्जाम हॉल के अंदर भी। ठीक है, ऐसा मिल जाएगा आपको, जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना। उसी के साथ देखिए नॉलेज ऑफ रिजल्ट, ये भी जरूरी है, आपको मालूम है कि मेरे साथ क्या होने वाला है ना। आपको नेट होने के बाद आप प्रोफेसर बनेंगे, क्या बनेंगे, ठीक है, वो आपके पास नॉलेज है, तो क्या करेंगे, आपके सीखने के लिए आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, आप देखिए आप जाके यहाँ पर ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे, क्योंकि आपको मालूम है ज्योग्राफी पढ़ के आपका कुछ नहीं होने वाला, आपको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी ज्ञान नहीं है आपको उसके बारे में, तो आपका क्या है, मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है, आप ज्योग्राफी सीखने नहीं जाएंगे, आप साइकोलॉजी सीखने आए हैं। उसी के साथ देखिए नेचर ऑफ टास्क कैसा है, हाँ ठीक है, अच्छा है, मतलब इजी है, एकदम टफ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब यूपीएससी जैसा है या एसएससी जैसा है यहाँ पर। ठीक है, नेचर ऑफ टास्क भी थोड़ा सा देखिए मॉडरेट है, उतना डिफिकल्ट या टफ नहीं है। और फिर आपका आता है इंटेलिजेंस यहाँ पर, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इंटेलिजेंस कोई मतलब नहीं है, एक 130 आईक्यू वाला बच्चा भी नेट की परीक्षा दे रहा है, 80 वाला भी दे रहा है, 100 वाला भी दे रहा है, 120 वाला भी दे रहा है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस का यहाँ पर इससे कोई भी संबंध नहीं है, तो सही आंसर क्या निकल के आता है आपका बी सी डी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। सवाल नंबर हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर, सवाल नंबर अगला देखिए 8 पूछ रहे हैं आपसे यहाँ पर, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस रिफर्स टू द ईगो स्टेट सच एज, ये आपको कराया हुआ है, बताया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, कई बार आपको एनटी के परीक्षा पत्र में आपको गलतियां भी देखने मिलेगी, तो आपको जो लेक्चर में बताया जा रहा है उसको आप सही माने 100%। ठीक है, या फिर 99.9% सही माने उसको आप, बाकी कभी कभी पेपर में गलतियां कर देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देने का प्रयास कीजिए, क्रिटिकल पेरेंट एडल्ट, पेरेंट चाइल्ड एडल्ट, नर्चरेंट पेरेंट लिटिल प्रोफेसर, उनको मालूम था आ गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर एडेप्टेड चाइल्ड, डिविएंट चाइल्ड की बात की गई है, तो इसको आप यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। समव्यवहार विश्लेषण निम्नलिखित अहम स्थितियों से संबंधित है, क्रिटिकल पेरेंट, पेरेंट चाइल्ड, नर्चरेंट पेरेंट, पेरेंट लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पेरेंट है, यहाँ पेरेंट है। ठीक है, और यहाँ देखिए एडेप्टेड, एडेप्टेड चाइल्ड है। आंसर देने का प्रयास करें, क्या होगा आंसर, यहाँ पर दिखाया आपने लेक्चर में, कराया हुआ है आपको यहाँ पर। किसकी बात करते हैं आपकी, वो आपकी बात करते हैं क्रिटिकल पेरेंट एडल्ट की, पेरेंट चाइल्ड एडल्ट की, और यहाँ पर आपके नर्चरेंट पेरेंट लिटिल प्रोफेसर। ए बी आपको मिल रहा है यहाँ पे इजीली, तो ए बी के साथ आपको सही ऑप्शन क्या मिल रहा है, केवल आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1। तो सही आंसर क्या होता है आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर होता है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं सवाल नंबर 9, ये क्या बोल रहा है। सवाल नंबर 9 बोल रहा है इन काउंसलिंग, काउंसलिंग के अंदर एडवांस एम्पैथी इंक्लूड्स। ठीक है, एडवांस एम्पैथी के अंदर क्या क्या आता है, कनेक्टिंग आइलैंड्स एंड आइडेंटिफाइंग थीम, आइडेंटिफाइंग थीम्स एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, मेकिंग द इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट एंड आइडेंटिफाइंग थीम, और ये जो है कनेक्टिंग थीम्स एंड पैराफ्रेजिंग, क्या करते हैं हम इसके अंदर, ये पूछ रहा है आपसे सवाल नंबर 9। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं एडवांस एम्पैथी में, एक बार देखते हैं यहाँ पर हिंदी में, परामर्श कार्य में अग्रगत समानुभूति एडवांस एम्पैथी में निम्न सम्मिलित है, द्वीपों को जोड़ना और कथ्यों की पहचान और विचार मंथन, अस्पष्ट को स्पष्ट करना और कथ्यों की पहचान, द्वीपों को जोड़ना और भावानुवाद करना, पैराफ्रेजिंग। अगर आपको नहीं बन रहा है तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपने देखना है, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शंस को केवल देखिए, कभी कभी आंसर आपको ऑप्शंस ही बता देता है। यहाँ पर देखिए ए सब में कॉमन है, यानी कि ए तो होने वाला है, आपको ये समझ में आ चुका है। ठीक है, कनेक्टिंग आइलैंड्स एंड आइडेंटिफाइंग थीम्स, ये तो आंसर होने वाला है, ये आपको मालूम पड़ गया। ठीक है, एडवांस सिंपैथी में क्या क्या आता है, कनेक्टिंग आइलैंड आता है और आइडेंटिफाइंग थीम आता है, ये आपको ऑप्शन ही बता रहा है। अब आपको केवल क्या चेक करना है, बी सी डी में से कौन सा आता है। ठीक है, बी सी डी में से कौन सा आता है। अब यहाँ पर देखिए कनेक्टिंग आइलैंड्स एंड पैराफ्रेजिंग, कनेक्टिंग आइलैंड्स एंड पैराफ्रेजिंग, और यहाँ क्या दिया है, कनेक्टिंग आइलैंड्स एंड आपका क्या है यहाँ पर आइडेंटिफाइंग थीम्स। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं कि यहाँ भी कनेक्टिंग आइलैंड की बात कर रहा है, यहाँ भी कनेक्टिंग आइलैंड की बात कर रहा है, तो डी ऑप्शन की संभावना पैराफ्रेजिंग की बात कर रहा है, ऐसा कम होता है। ठीक है, ये नहीं जाएगा डी, जैसे ही आप कैंसिल आउट करते हैं तो डी कैंसिल आउट किया आपने,
ठीक है, तो आपके पास बचता है ऑप्शन या तो ए बी होगा या फिर ए सी होगा, ए बी होगा या फिर ए और सी होगा। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, कनेक्टिंग आइलैंड एंड आइडेंटिफाइंग थीम आइडेंटिफाई करते हैं, मेकिंग द इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट एंड आइडेंटिफाइंग थीम्स, ये होता है आपके साथ, है ना। यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग की हम बात नहीं करते हैं एडवांस एम्पैथी के अंदर एज पर एनटीए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और सी यहाँ पर आपका सही आंसर होता है। ए और सी कहाँ मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सेकेंड के अंदर। अब यहाँ पर देखिए आपको हिंदी में अगर आप पढ़ते तो आपको और समझ में आता, परामर्शकारी यानी समझ में आया, काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। अग्रगत समानुभूति एडवांस एम्पैथी, एम्पैथी यानी समानुभूति सिंपैथाइज करना में निम्न सम्मिलित है। क्या करते हैं आप, द्वीपों को जोड़ना और कथ्यों की पहचान, कौन से कथ्य हैं, थीम्स क्या, किस पे एम्पैथी देनी है किस पे नहीं देनी है उसकी बात हो रही है। और क्या करते हैं आप, अस्पष्ट को स्पष्ट करते हैं, ठीक है, जो हिडन है उसको आप अस्पष्ट को स्पष्ट करते हैं, और कथ्यों की पहचान, ये आ रहा है। ए और सी सही है यहाँ पर, इसको आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 10 के बारे में। अगेन देखिए टीए भरमार पूछा गया था सवाल यहाँ पर, इन द ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। तो अब सोचिए जो बच्चा टीए अच्छे से पढ़ के गया होगा वो 8 नंबर ऑलरेडी आगे है, और जिसने टीए नहीं पढ़ा होगा उसको यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है। इन द ट्रांजैक्शनल एनालिसिस ईगो स्टेट एनालिसिस इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग, इसके अंदर हम क्या करते हैं वो आपसे पूछ रहा है सवाल यहाँ पर। इड ईगो, सुपर ईगो, अल्टर ईगो, पेरेंट एडल्ट चाइल्ड, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी ईगो। आसान सा सवाल है, अगर लेक्चर किया हुआ है यहाँ पे देखिए समव्यवहारिक विश्लेषण के, बस इसको है कि आप रिटेन कर पाए उस नॉलेज को, रिवाइज करके आप कर सकते हैं केवल। आम स्थिति विश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है, आपको मालूम है, पेरेंट ईगो, एडल्ट ईगो, चाइल्ड ईगो यहाँ पर आपका आता है। सी ऑप्शन दिख रहा है आपको, सी कहाँ कहाँ पे है, सी आपको ये है, ठीक है। क्या और कुछ मिलता है आपको यहाँ पर, नहीं, यहाँ पर आपको केवल सी मिलता है, ये आपका सही आंसर होता है। यहाँ पर लेक्चर करिए मिलेगा आपको। इन द ट्रांजैक्शनल एनालिसिस ऑप्शन नंबर सी, पेरेंट एडल्ट एंड चाइल्ड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होता है, ठीक है। टीए आपने रिवाइज करना है आगे के लिए, इसको आप ध्यान रखें। अब हम देखते हैं अगला सवाल। ओके, ये देखिए सवाल आपको देखने मिल रहा है, आपसे पूछा गया है ये पैराग्राफ का सवाल, एन एक्सपेरिमेंटर, इसको आप पढ़ेंगे। हम बढ़ाते हैं वीडियो को आगे, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं क्या होने वाला है, और प्रयास करेंगे उत्तरों का सवाल देने का, मतलब सवालों का उत्तर देने का। द चिल्ड्रन हु आंसर्ड द एरोप्लेन एलिफेंट क्वेश्चन करेक्टली कम अंडर द स्टेज ऑफ, हवाई जहाज हाथी प्रश्न का सही उत्तर देने वाले बच्चे निम्न में से किस अवस्था में आते हैं। आपको मालूम है जो अभी आपको बताया था एसपीसीएफ, चारों अवस्थाएं के बारे में आंसर देने का प्रयास करें। कौन सी अवस्था में किस प्रकार का चिंतन होता है, क्या नहीं होता है, सब कराया हुआ है, बताया हुआ है आपको। आंसर देने का प्रयास करें। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक, इंट्यूटिव ऑपरेशनल स्टेज, अच्छा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। एरोप्लेन एलिफेंट क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा बच्चा, वो कौन सी स्टेज में होगा, वो होगा आपकी ऑप्शन नंबर 3, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 12 के ऊपर, क्या पूछ रहा है, द क्ले बॉल एक्सपेरिमेंट मेजर्स चिल्ड्रंस एबिलिटी ऑफ, चिकनी मिट्टी की गेंद वाला प्रयोग बच्चों की निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता को मापता है। ऑब्जेक्ट परमिनेंस, ईगोसेंट्रिज्म, कंजर्वेशन, एनिमिज्म, किसको मापता है यहाँ पर वो देने का प्रयास करें। यहाँ पर मापता है वो उनके कंजर्वेशन को, संरक्षण को वो कर पा रहे हैं बच्चे या नहीं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 13 आपके लिए, द साइकोलॉजिस्ट एसोसिएटेड विद द अबव एक्सपेरिमेंट, व्योगोत्स्की, पियागेट, ब्रूनर, बंडूरा। ये सवाल तो अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप क्या कहें, अब ऑप्शन नंबर सेकंड पियागेट इसका सही आंसर होता है। पियाजे नहीं, पियागेट होता है, पियागेट जो है इसका यहाँ पर सही आंसर होता है सवाल नंबर 13 का। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर द चिल्ड्रन हु आंसर्ड द फ्लैटन बॉल कंटेन, वे बच्चे विकास की निम्न में से किस अवस्था में हैं जिन्होंने उत्तर दिया था कि चपटी गेंद में अधिक चिकनी मिट्टी होगी। चपटी गेंद में अधिक चिकनी मिट्टी होगी, वो बच्चे कौन से हैं, फॉर्मल वाले हैं, प्री ऑपरेशनल वाले हैं, सेंसरी मोटर, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज वाले हैं, कौन सा इसमें से क्या हो रहा है उसको यहाँ पर देने का प्रयास करें। सवाल नंबर 14, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर क्या निकल के आता है, सही आंसर निकल के आता है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 15 को, 1515, द थ्योरी अंडरलाइनिंग द अबव स्टडी इज साइकोडायनेमिक थ्योरी, सोशल ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, कॉग्निटिव डायनेमिक बिहेवियर थेरेपी थ्योरी। ये तो नहीं है, ये तो फ्रॉइड की है, ये तो अल्बर्ट बंडूरा की है, पर ये किसकी है, ये है आपकी जीन पियागेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होता है। अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, सवाल नंबर 16 हमारे सामने है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 16, विक्टर फ्रैंकल स्टेटेड द सर्वाइवल ऑफ नाजी कॉन्सेंट्रेशन, और इनको साथ जो भी हुआ, विक्टर फ्रैंकल ने कहा था कि नाजी यातना शिविरों में शिविर होता है, जीवित बच्चे ऐसा व्यक्ति करने के लिए कौन सी मनोचिकित्सा पे आधारित है, ये कराया हुआ है। सिंपल सवाल आप देखेंगे आपकी एनसीईआरटी से भी लिया हुआ है सवाल, ठीक है, एनसीईआरटी रॉक्स,
एंड सही आंसर क्या है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड, लोगोथेरेपी की बात हो रही है। लोगोथेरेपी लोगोथेरेपी लोगोथेरेपी। तो आप लोगों के लिए एक और सवाल ये पूछ रहा है, परामर्श के क्षेत्र में चतुर्थ शक्ति द फोर्थ फोर्स इन काउंसलिंग इज इंडिकेटेड बाय विच अप्रोच? ह्यूमनिस्टिक, सॉल्यूशन फोकस, मल्टीकल्चरल, इंडियन, कौन सी अप्रोच यहाँ पे करती है फोर्थ फोर्स? समाधान केंद्रित, बहुसांस्कृतिक, भारतीय, मानवीय। सही उत्तर क्या है यहाँ पे आपका आंसर नंबर 13 मल्टीकल्चरल आपका यहाँ पे सही आंसर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 18 यहाँ पे क्या बोल रहा है। बोल रहा है काउंसलर जनरली फॉलो एक्लेक्टिक अप्रोच टू काउंसलिंग सुटेबल टू स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। व्हेन काउंसलर एंड क्लाइंट डिफर इन द कल्चरल बैकग्राउंड इट रिक्वायर्स मल्टीकल्चरल काउंसलिंग स्किल्स। ठीक है, ये आपको बताया हुआ है, कराया हुआ है एक्लेक्टिक अप्रोच क्या होती है यहाँ पे। तो सही आंसर क्या होता है उसको यहाँ पर देने का प्रयास करें। यहाँ पर पूछ रहे हैं हिंदी में, देख लीजिए, परामर्शदाता और सेवार्थी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भिन्न होने पर बहुसांस्कृतिक परामर्शी कौशल की आवश्यकता होती है। असर्शन रीजन वाला सवाल है यहाँ पर, इसको आप देने का प्रयास करें। सही आंसर क्या होता है? सही आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर आपने इसको मार्क किया है तो फिर से रिवाइज करें, देखें एक बार अच्छे से। तब तक हम चलते हैं सवाल नंबर 19 की ओर। सवाल नंबर 19 बोल रहा है यहाँ पर, when individuals believe that moral choices are not dependent on close ties to others and that rules must be enforced in the same manner for everyone and each person should uphold them। 2021 की सीरीज में भी कराया हुआ है, आपको बताया हुआ है, देखना है आपने इसको। कोलबर्ग के अनुसार निम्न वक्तव्य नैतिक विकास की किस अवस्था को परिलक्षित करता है? जब व्यक्तियों की ऐसी मान्यता होती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आंसर देने का प्रयास करें इसका। सवाल नंबर 19 है आपका। सही आंसर क्या है आपको यहाँ पर सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। ये कहाँ देखने मिलता है? कोलबर्ग की 3 स्टेजेस के अंदर आपको ये सभी चीजें देखने को मिलती है। अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, सवाल नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट डिफरेंसेस बिटवीन पार्किंसंस डिजीज एंड हंटिंगटन डिजीज। अगर आपने प्रीमियम वाला देखा था लास्ट लेक्चर, वहां हमने बताया था आपको, ठीक है, प्रीमियम वाले के अंदर क्या था, आपने देखा था कि हंटिंगटन कौन सी डिजीज होती है, बताइए बताइए बताइए। एक जीन वाली, 2 जीन वाली, कौन सी होती है? ठीक है, वो देखिए ऐसे आपने रिवाइज करना है। ठीक है, पार्किंसंस डिजीज इज अ डिसऑर्डर ऑफ मिडिल एंड ओल्ड एज। जो भी है इसको पढ़ें आप, यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें इसका सही सही। ऐसे सवाल आपने जो है गलत नहीं करने हैं। हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन पार्किंसन रोग और हंटिंगटन रोग के बीच सही अंतर बताते हैं? ए बी सी डी। यहाँ पे सही आंसर क्या होता है? 20 का 20 सवाल नंबर है आपका, यहाँ पर सही आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 केवल सी और डी। ठीक है, पार्किंसन रोग से भिन्न हंटिंगटन रोग का एक मजबूत आनुवंशिक आधार है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, इसे कहते हैं पीवाईक्यू रिपीट। ये पीवाईक्यू कहाँ आया है? दिसंबर के नहीं, मार्च के, जून के पेपर में अगेन आपको मिला है। ठीक है, आनुवंशिक आधार वाला प्रीमियम देखा है तो क्लियर हो जाएगा पूरा मामला। यहाँ पर आनुवंशिक आधार क्यों पूछा गया है और यहाँ पे आंसर क्यों हो रहा है, कितना डीप में पूछ रहे थे। देखिए, पार्किंसन रोग तीव्र मनोभरण से संबंधित है जबकि हंटिंगटन रोग का संबंध है। ये क्या है हिंदी में, क्यों ऐसा है? अच्छा, ओके, पार्किंसन डिजीज इज नॉट एसोसिएटेड विद सीवियर डिमेंशिया व्हाइल हंटिंगटन डिजीज इज। ओके यस, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो रहा है सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 2 सी एंड डी ओनली। ठीक है, मिडिल एज ओल्ड एज इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, इसको देने का प्रयास करें। अगला सवाल है आपके पास यहाँ पर सवाल नंबर 2121, इंटीग्रेशन ऑफ कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग विद द इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड लर्निंग इज नोन एज। अधिगम के संज्ञानात्मक पहलुओं का अनुभव और अधिगम के संवेगात्मक पहलुओं के साथ सम्मेलन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है सम्मेलन? कॉन्फ्लुएंस क्या कहलाता है यहाँ पर? सवाल नंबर, अच्छा बोल दिया क्या आंसर? ओके, ये देखिए सवाल नंबर 21 है आपका, आंसर आपकी हिंदी में छुपा हुआ है। अधिगम के संज्ञानात्मक पहलुओं का अनुभव और अधिगम के संवेगात्मक पहलुओं के साथ सम्मेलन क्या कहलाता है? संगामी शिक्षा, कॉन्फ्लुएंट एजुकेशन। सम्मेलन को ही हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। और यहाँ पे आपका कॉन्फ्लुएंट एजुकेशन जो है ये यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, ये आपका सही आंसर क्या है? कॉन्फ्लुएंट एजुकेशन। अब आप बैठ के इसको पढ़ते रहेंगे तो बाकी के सवाल, हंटिंगटन वाले सवाल कब करेंगे? ऐसा ना करें आप, इस प्रकार के सवालों को छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए, बाकी ये परेशान हो सकते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 22, इन विच फेज ऑफ एनराइट्स मॉडल ऑफ साइकोलॉजिकल फॉरगिवनेस। कराया हुआ है, 2021 सीरीज अभी भी काम आएगी। इंडिविजुअल गेन्स अ कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑफेंडर इन अ न्यू लाइट दैट ब्रिंग्स अ पॉजिटिव चेंज इन अ व्यू अबाउट द ऑफेंडर, सेल्फ एंड रिलेशनशिप। कौन से फेज में होता है? एनराइट द्वारा प्रतिपादित क्षमा के मनोवैज्ञानिक प्रतिमान के किस चरण में
व्यक्ति को अपराधी की संज्ञात्मक सूझबूझ के संबंध में एक नए पक्ष का पता चलता है, जिसके फलस्वरूप अपराधी स्वयं और संबंध के बारे में सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। संबंधो होना चाहिए था, खैर ठीक है। अनकवरिंग फेज, डिसीजन फेज, वर्क फेज, डीपनिंग फेज कौन से फेज में होता है? ये होता है आपके सवाल नंबर 22 आपके वर्क फेज के अंदर। कार्य का चरण वर्क फेज के अंदर आपका ये होता है। हम चलते हैं अपने अगले चरण के ऊपर, जो है हमारा क्या, सवाल नंबर 23 communication of the understanding of internal frame of reference to client by therapist pertains to which type of counseling skills? किसके बारे में बताता है हमको? ये बताता है रिफ्लेक्शन के बारे में, प्रतिबिंबन के बारे में। परामर्शकर्ता के द्वारा सेवार्थी की आंतरिक मनोदशा के संदर्भ में क्या करता है? वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है इन काउंसलिंग स्किल्स। अलग अलग स्किल्स होती हैं, कहाँ तक आप याद रखेंगे? हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 क्या बोल रहा है यहाँ पे? Voyeuristic and exhibitionistic disorder are included in which of the following? Sexual dysfunctions, paraphilic disorder, ये किसके अंदर आते हैं आपके? Other condition that focus on clinical attention, disruptive impulse control and conduct disorder, ये आता है किसके अंदर आपके? ऑप्शन नंबर सेकंड, पैराफिलिक डिसऑर्डर के अंदर आता है आपके ये DSM के अंदर। ठीक है, पैराफिलिक डिसऑर्डर्स में आपका ये आता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 में क्या पूछ रहे हैं? न्यू मूड थेरेपी, ABCDE ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसको आप यहाँ पर देने का प्रयास करें। न्यू मूड थेरेपी के अंदर क्या हो रहा है? ठीक है, यहाँ देखते हैं मनोदशा चिकित्सा, न्यू मूड थेरेपी के बारे में। यह एक संज्ञानात्मक चिकित्सा है, यह अवसाद के उपचार के लिए बनी है। हस्तक्षेप हो, क्या होना चाहिए सही आंसर? उसको यहाँ पर आप देने का प्रयास करें। सवाल नंबर 25 आपका यहाँ पर निकल के आता है। ठीक है, सवाल नंबर 25 न्यू मूड थेरेपी के बारे में है। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? सही आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर इज अ कॉग्निटिव थेरेपी। ये एक संज्ञानात्मक थेरेपी है। इज मीन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, ये भी सही है। इन्वॉल्व्स मेनी बिहेवियरल इंटरवेंशंस, ये भी सही है। लेकिन ये एलिस ने नहीं बनाया था। किसने बनाया था? जानने के लिए देखिए 2021 वाला PYQ सॉल्यूशन। इज एक्शन कमिटमेंट थेरेपी? नहीं, ये भी नहीं है। जब डी भी नहीं है, ई भी नहीं है, ई भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई भी नहीं है, सही आंसर क्या हो रहा है आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड, ABC ओनली। ठीक है, ABC ओनली यहाँ पर सही आंसर निकल के आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। इसी के साथ यहाँ पर आपके समाप्त होते हैं ये 25 सवाल जो थे आपके यूनिट नंबर 9 से संबंधित। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर आपने जो है 25 को नोट करना है, बराबर से इनको मार्क करना है और सही चीजें करनी है आपने और आगे। ठीक है, ऑल राइट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसी के साथ अगर आप हमारे कुछ कोर्स वगैरह में ज्वाइन करना चाहें, अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, ठीक है, अगर आप ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं यही आपको जो है नंबर दिला रहे हैं, ये आपको फायदा पहुंचा रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर हमारे कोर्सेज के अंदर। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर के ऊपर, वहां से आप जानकारी लेके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा और मजबूत कर सकते हैं और डीप में नॉलेज लेके और अपनी तैयारी को और सुदृढ़ यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बात करेंगे हम किसी और विषय के बारे में। यहाँ हमने देखे आपके यूनिट नंबर 9 से संबंधित आपके लगभग सभी PYQ देख लिए हमने। 80% PYQ आपके यहाँ पर हमने देख लिए हैं यूनिट नंबर 9 से संबंधित। ठीक है, और करना चाहते हैं तो आइए और वीडियोस को देखिए और फिर एंजॉय करिए और सवालों को अपने यहाँ पर सही करिए, लेकिन इस नंबर पे व्हाट्सएप करने के बाद। ठीक है, यहाँ आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। नहीं करना है मत करिए, आप जो है और जो फ्री लेक्चर्स आ रहे हैं उनको भी देखिए, उनका आनंद उठाइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, नहीं कर रहे हैं तो गलती है। नोटिफिकेशन वाला जो बेल है उसको दबा के रखिए। कोई भी वीडियो आती है वो आपके बहुत काम की है, फालतू वीडियो बनाते नहीं है, इतना समय नहीं है यहाँ पे। तो आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। 2 मिनट की वीडियो भी आ रही है आपके काम की है, 10 मिनट की भी आ रही है आपके काम की है, और 50 मिनट की भी आ रही है तो आपके बहुत ज्यादा काम की है फिर यहाँ पर। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। इन वीडियो से आपने नोट्स बनाना है और काफी अच्छे से आपने यहाँ पर बेहतरी से आपने जो यहाँ पर पढ़ाई करनी है। ओके, इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और विषय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।